चैप्टर को समझने से पहले स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक को समझने से पहले ना हम लोग को थोड़ा जर्नल एंट्री पे डिस्कशन कर लेना है। ये जर्नल एंट्री क्या होता है? जैसा कि आपने देखा है ना, मॉडर्न रूल या गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो 3 रूल्स आपने पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये जो 3 रूल्स हैं किस लिए हैं? जर्नल एंट्री करने के ये रूल्स हैं। किस लिए है? किस चीज का रूल है ये बताओ? ये जर्नल एंट्री करने का रूल है एक्चुअल में, है ना। तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो इन्हीं 3 रूल्स को यूज करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। यही डेबिट क्रेडिट को यूज करके, इसी डेबिट क्रेडिट को यूज करके हम सभी ट्रांजैक्शंस को एक तरफ से रिकॉर्ड करते रहते हैं। मतलब एक ही बुक लेते हैं, इट कैन बी सेड एक ही रजिस्टर लेते हैं, और उन्हीं उसी रजिस्टर पे, मतलब एक रजिस्टर लेते हैं, सपोज दिस इज अ बुक एंड इट कैन बी सेड रजिस्टर, यू कैन से कॉपी ऑल्सो। तो आसान भाषा में मैं बताता हूं। तो आप यहां से पहले पेज पे आपने देखा पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पेज भर गया। फिर यहीं मतलब सारे ही ट्रांजैक्शंस को एक कॉपी, एक रजिस्टर या एक बुक में आप लिख देते हो। जब आप सारे ही ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे लिख रहे हो फिर तो ये बात समझ में आती है। और यही जर्नल एंट्री होता है, जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ जाओगे। सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेना एक ही जगह पर। लेकिन क्या ये काम बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें एक एक दिन में सैकड़ों, हजारों, लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सारा ही लेन देन एक ही कॉपी में, एक ही बुक में या एक ही रजिस्टर में लिख दिया जाए? नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझिए कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा? जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जिसका साइज बड़ा होता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जर्नल एंट्री करने के लिए एक ही कॉपी यूज करना पॉसिबल नहीं है, एक ही बुक यूज करना पॉसिबल नहीं है, या एक ही रजिस्टर यूज करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसकी मजबूरी है कि वो कुछ कैटेगरी बनाए और एक से ज्यादा रजिस्टर मेंटेन करे, मतलब कई बुक्स में वो चीजों को लिखे, तभी उसके लिए पॉसिबल हो पाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है ना, तो हमें अपनी चीजों को भी बदलना पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, अब हजारों बार सेल हो रहा है, सैकड़ों सेल है, ऐसे समझिए। सेल करने की जिम्मेदारी एक अलग पर्सन को है, परचेस करने की जिम्मेदारी एक अलग पर्सन को है, कैश आने और जाने को रखने के लिए कैश को रखने की जिम्मेदारी या देने की जिम्मेदारी एक अलग पर्सन को है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारा ही काम एक ही आदमी देख रहा है, तो एक ही रजिस्टर में लिख सकता है। लेकिन जब साइज बहुत बड़ा हो गया, सबकी ऑफिसेस अलग अलग है, अब एक आदमी कहेगा लाओ इसमें लिखना है, फिर दूसरा कहेगा अच्छा वहां लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर इसके अलावा उस जर्नल से लेजर बनाना बहुत टफ हो जाएगा, किसी एरर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जर्नल एंट्री के लिए हम सब्सिडरी बुक को यूज करते हैं, या आप यूं कहें कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल एंट्री के लिए हम एक से ज्यादा कई बुक्स मेंटेन करते हैं। इसी बुक को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? सब्सिडरी बुक, या फिर क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक क्यों कहते हैं भाई? अलग अलग पर्पस से स्पेशली हम अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं। अभी तक आपको चीजें समझ में नहीं आई होगी, अब आ जाएगी समझ में, आप चिंता ना करें। तब पूछ कीजिए, हम 8 बुक अपने पास रखते हैं। कितने बुक्स रखते हैं? 8 बुक्स अपने पास रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगले क्षण में आप इसको इजीली समझ जाओगे।
हमने कितना बुक रखा? 8 बुक रखा अपने पास। एक बुक रख लेते हैं कैश लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये एक बुक हो गया कैश बुक। दूसरा परचेस बुक, तीसरा परचेस रिटर्न बुक, चौथा सेल्स बुक, पांचवा सेल्स रिटर्न, छठा बिल्स रिसीवेबल बुक, सातवां बिल्स पेबल बुक और आठवां क्या? जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। हमने कितना बुक रखा? 8 बुक। 8 बुक हम अपने पास रखते हैं। पहले तो मैं आपको कौन सा बुक क्या होता है, उसको क्यों बनाते हैं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं 8 बुक आपको याद करना सिखा देता हूं। एक तो याद रखना सबसे पहले कैश बुक। जब भी सब्सिडरी बुक की बात दिमाग में आए तो सबसे मेन बुक है ना, या प्रिंसिपल बुक यानी सबसे इंपोर्टेंट बुक जो बुक होता है उसे क्या, कौन सा बुक कहते हैं? कैश बुक। ये क्यों इंपोर्टेंट होता है, क्यों मेन होता है, क्यों इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं, वो हम अभी अभी बताएंगे। तो आपको पहले मैं याद रखना सिखाता हूं। ये 8 बुक अभी इसी वक्त आपको याद हो जाएगा इजिली, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सब्सिडरी बुक्स कितने याद रखना है आपको? 8। सब्सिडरी बुक्स कितने होते हैं? 8, जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं। पहला कौन सा बुक? कैश बुक। कौन सा बुक देख लो। अब इसको इधर और उसको उधर क्यों हमने लिखा वो बात की बात है। पहले आप 8 बुक्स याद रखें। कौन सा बुक? कैश बुक। दूसरा परचेज बुक। अब उसका रिटर्न ले लो। अब उसका क्या ले लो? रिटर्न। तो परचेज और परचेज रिटर्न कितना हो गया? 3। फिर लेना एक सेल्स और सेल्स का रिटर्न, कितना हो गया? 5। फिर एक लेना बिल्स रिसीवेबल बुक और दूसरा बिल्स पेबल बुक। तो बिल से रिलेटेड 2 आ गया, तो कितना हो गया? 7। अब देखो परचेज परचेज रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, सबसे ऊपर कैश बुक, नीचे जर्नल प्रॉपर। क्या बोलेंगे इसको? जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले सब्सिडी बुक्स कितने हैं? 8, जो कि आपको याद हो गया होगा। पहला बुक बोलिए कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा परचेज रिटर्न, चौथा सेल्स बुक, पांचवा सेल्स रिटर्न, छठा बिल्स रिसीवेबल बुक, सातवां बिल्स पेबल बुक और आठवां जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। डन? ये 8 बुक्स हमारे पास है। अब हमें यह समझना है कि कौन सी बुक में क्या लिखा जाएगा। हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अल्टरनेटिवली जर्नल करने के लिए, जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जर्नल करते हैं, इसको इस तरह कहें, जब बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जर्नल एंट्री करना होता है तो नॉर्मल जर्नल ना करके हम सब्सिडरी बुक्स को अपनाते हैं। और इसमें कितने बुक्स रखते हैं? 8। क्लियर? डिफरेंट 8 बुक्स हम अपने पास रखते हैं, जिसमें क्या है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। डन है? अब देखिए कैश, अब मैं एक तरफ से बातें करता हूं कि ट्रांजैक्शंस ना 2 टाइप से होंगे। अब अगली कड़ी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट या नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो गया, ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश आ गया, अब अगली बात ये डिसाइड करना बहुत मजेदार है, एक गेम की तरह लगेगा अभी आपको, तो आराम से मेरे साथ आप बने रहिए, इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं इस वक्त कि कौन से बुक में कौन से आइटम को लिखा जाएगा। और इस बात को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी रहती हैं बच्चों को, जैसे कैश बुक और कैश अकाउंट क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? कैश बुक या कैश अकाउंट, कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो मैं आपको बताऊं ये दोनों एक ही है। लेकिन परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों अलग अलग है या एक ही है? तो ये अलग अलग है। सेल्स बुक सेल्स अकाउंट दोनों एक ही आइटम है? जी नहीं, ये दोनों अलग अलग आइटम्स है। एक जर्नल है तो दूसरा लेजर है। बट कैश बुक का मामला ऐसा डिफरेंट क्यों है, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मैं बताऊं कि जब किसी का अकाउंट के नॉलेज को चेक करना होता है ना, इसका बेसिक कितना क्लियर है कंसेप्ट, तो इसके लिए नॉर्मली इन्हीं सब तरह की बातों को पूछा जाता है। और इन्हीं तरह की बातों का अगर आपने क्लियरली जवाब दे दिया तो आप
ओनली ग्रेजुएशन बेसिस पर अकाउंट ऑफिसर्स बनाए जा सकते हो। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अकाउंट सेक्शन के हेड हैं जो कि ओनली ग्रेजुएट्स हैं और बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन साथ में उनका तो कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितनी डिग्री ले लो, चाहे आप पीएचडी कर लो कॉमर्स में ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। अब सवाल ये है, 8 बुक्स हैं, जब भी कोई कैश, देखो ट्रांजैक्शन 2 टाइप का होगा, या तो ट्रांजैक्शन का रिलेशन कैश से होगा, है ना, या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें कैश नहीं आएगा। अगर किसी भी लेन देन में कैसे भी करके कैश आ गया तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को कहां भेजेंगे? कैश बुक में भेजेंगे। कहां भेजेंगे बोलो? सारे ही ट्रांजैक्शंस को हम कहां भेजेंगे? कैश बुक में भेजेंगे। वर्ड कैश आ गया तो कैश बुक, और अगर कैश नहीं आया तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। तो जिस आइटम में कैश आ गया वो ओनली कैश बुक, अकेले कैश बुक। लेकिन जिसमें कैश नहीं आया उस ट्रांजैक्शंस के लिए कितने बुक्स हो सकते हैं आपके पास? 7 हो सकता है। जिस आइटम में कैश नहीं आया, जिस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आया, इसका मतलब वो 7 में से कहीं एक जगह पर जाएगा। लेकिन जिसमें कैश आ गया वो सिर्फ कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। ये अकेले सब पे भारी लग रहा है कि आपको? कैश के लिए सिर्फ एक बुक, दैट इज कैश बुक, और बाकी के लिए कितने? उधार वाले आइटम के लिए, नॉन कैश आइटम के लिए कितने बुक्स हैं? 7 बुक्स हैं। 7 + 1 कितने बुक्स हो गए? 8। तो ये 8 बुक्स हमारे पास है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा नगद, इसके लिए एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये वाला ट्रांजैक्शन नॉर्मल जर्नल एंट्री तो ऐसे करेंगे, लेकिन हम अभी सब्सिडी बुक अपना रहे हैं तो इस तरह का तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना नहीं है। तो ये बताओ इस लेन देन को कहां पे लिखोगे? कौन से बुक में लिखोगे? कौन सी बुक उठाओगे तुम? कैश बुक। क्यों कैश बुक उठाओगे सच में? अच्छा क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? कैश आ गया। अब थोड़ा सा अगली बात पर ध्यान देना, क्या खरीदे हो तुम? गुड्स। अच्छा परचेज बुक में क्या लिखते होंगे? गुड्स का परचेज। अरे परचेज मतलब व्हाट? परचेज मींस व्हाट? गुड्स का परचेज। सेल मतलब गुड्स का सेल। गुड्स किसे कहते हैं? जिस चीज को हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए ना, उसे हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स का परचेज परचेज बुक में, गुड्स का सेल सेल्स बुक में। हमने गुड्स खरीदा है कैश में, तो हमारे पास परचेज बुक भी है और कैश बुक भी है। परचेज बुक है नहीं है देखो तो हम कैश बुक में लिखेंगे सिर्फ, या दोनों में लिखेंगे? भाई परचेज बुक भी तो हमारे पास है, तो गुड्स के परचेज को परचेज बुक में लिखे या सिर्फ कैश बुक में लिखे या दोनों में लिखे? जी नहीं, ये सिर्फ कहां पर आएगा? कैश बुक में आएगा। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश आ गया ना, बाकी चीज कुछ मत देखो, सीधे इसको कहां भेजोगे तुम? कैश बुक में भेजोगे। क्लियर है? इट विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू कैश बुक, ये याद रखिएगा। कैश आ गया मतलब कैश बुक। ओके, अब मैं बताता हूं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि तो परचेज बुक में क्यों ना लिखे? परचेज बुक तो है हमारे पास। तो अब भाई उसका जवाब देता है। अगर मान लीजिए हमने मोहन को गुड्स क्रेडिट पर, या मोहन से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे मालूम है ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब एक बात बताओ, हमने गुड्स किससे खरीदा? मोहन से। गुड्स खरीदा किससे? मोहन से। आपको 8 में से कौन सा बुक नजर आ रहा है? कोई 8 में से कोई एक ही जगह पर जाएगा, बट जाएगा जरूर। दुनिया के सारे ट्रांजैक्शंस को इसी 8 में से किसी एक जगह पे लेके जाएंगे। तो बताइए, तो अगर हमने गुड्स नगद खरीदा, कैश परचेज किया, तो हमने कहा इसको भेज दिया? कैश बुक में। लेकिन हमने अब गुड्स उधार खरीदा, किससे खरीदा? मोहन से। तो अब इसको कहां भेजेंगे? कौन सा बुक? परचेज बुक। वेरी गुड। कौन सा बुक? अब ये ट्रांजैक्शन जाएगा किस में? परचेज बुक में। और अगर हमने कैश खरीदा था तो कहां पर गया था? कैश बुक में।
इसका मतलब समझ में आया आपको? कैश ट्रांजेक्शन है, चाहे वो परचेज हो या सेल हो, गुड्स का परचेज हो या गुड्स का सेल हो, एसेट्स का परचेज हो या एसेट्स का सेल हो, आप किसी को सैलरी दे रहे हो या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वर्ड कैश आ गया, कुछ मत सोचो, डायरेक्टली कहां भेजोगे? कैश बुक में। अब अगर कैश नहीं है तो सोचेंगे कहां भेजना है। तो परचेज मतलब ओनली गुड्स का परचेज, याद रखना, परचेज मतलब ओनली गुड्स का परचेज, याद रखिएगा। अगला ट्रांजेक्शन में दूंगा, वहां पे टेंशन में मत आइएगा, ठीक है ना। तो देखो, हमने कहा गुड्स, कैश खरीदा, कैश बुक, उधार खरीदा, परचेज बुक, क्या खरीदा, गुड्स या कुछ और? ओनली गुड्स की बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूं अगला ट्रांजेक्शन थोड़ा सा देखिएगा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर परचेज फॉर, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलिए बोलिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। तो अब बताइए, अगर हमने फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स, इट इज एसेट्स ना, ये क्या है? ये एक एसेट्स है। तो आप बताइए, हम यहां पर जब भी फर्नीचर कैश खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो इसको कौन से बुक में दिखाएंगे? कौन सा बुक? वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, कैश बुक में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कैश आ गया। थोड़ा सा ध्यान दे देखिएगा, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर पर परचेज, मैं एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, पहले पहले ट्रांजेक्शन समझ लिए। हमने मोहन से उधार फर्नीचर खरीदा, ध्यान से देखिए, हमने मोहन से उधार फर्नीचर खरीदा है, तो आया क्या? बोलो बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा हमने? मोहन से, तो हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया टू मोहन। अब बताइए इसको कहां दिखाएंगे? बोलो, इसको परचेस बुक में दिखाएंगे क्या? फर्नीचर यहाँ पे गुड्स है नहीं ना, फर्नीचर एक एसेट्स है। और मैंने क्या कहा? परचेस बुक में, अब एक याद रखो, परचेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेस दिखाया जाएगा, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स दिखाया जाएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, परचेस बुक में, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, परचेस बुक में ओनली गुड्स के क्रेडिट परचेस को दिखाया जाएगा। किसके क्रेडिट परचेस को? गुड्स के क्रेडिट परचेस को। परचेज मतलब गुड्स का परचेज होता है, याद रखिए। और अगर नगद गुड्स खरीदे हो तो कौन सा बुक? कैश बुक। उधार खरीदे हो तो परचेज बुक में ओनली, एक बात तो क्लियर हो गई, परचेज बुक में ओनली क्या दिखाया जाएगा? गुड्स का क्रेडिट परचेज दिखाया जाएगा, बस ये याद रखिए। तो परचेज बुक में गुड्स का ओनली क्रेडिट परचेज और कुछ नहीं। अगर हमने कैश परचेज किया गुड्स तो कहां पर? कैश बुक में। उसी तरह अगर फर्नीचर परचेस किया कैश, तो कैश बुक में। मैंने कहा ना, कैश वर्ड आ गया तो कैश बुक। लेकिन फर्नीचर जो हमने उधार खरीदा मोहन से, तो ये तो फर्नीचर है यार, ये गुड्स तो नहीं है ना। और हमने क्या कहा? परचेस बुक में क्या, सिर्फ क्या दिखाया जाएगा? गुड्स का उधार परचेज, याद रखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विल बी शोन इन परचेस बुक ओनली, ओनली credit purchase of book of goods will be shown in purchase book only, and cash purchase of goods will be shown in cash book. But in case of assets like furniture, cash purchase of furniture और assets will be shown in cash book. But यहां पर केस क्या है मालूम है आपको? हमने फर्नीचर उधार खरीदा है तो परचेज बुक में तो दिखा नहीं सकते, और चूंकि मामला उधार है तो कैश बुक में भी नहीं दिखा सकते। तो यही, कैश बुक में दिखा नहीं सकते, परचेस बुक में दिखा नहीं सकते, इसका मतलब अब हमें इसी 6 में से एक में दिखाना है। गुड्स का सेल तो है नहीं, परचेज रिटर्न तो है नहीं जो परचेज रिटर्न बुक में दिखाएंगे, सेल हुआ नहीं है जो सेल्स बुक में दिखाएंगे, सेल का रिटर्न हुआ नहीं है जो यहां दिखाएंगे, बिल तो आया नहीं है जो यहां दिखाएंगे, नहीं बिल गया है तो वहां बिल्स पेबल बुक में भी नहीं दिखाएंगे। तो एक ही बचता है क्या? जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई स्थान नहीं, उसका कहा कौन सा स्थान होगा? हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरा तो कोई नहीं है, बस ऊपर वाला है ना। तो सेंस क्या है कि जो, जिसको कोई बुक न मिले, उसका एक बुक है बाद में हमारे पास, इसका क्या, कौन सा बुक है बोलो?
जर्नल प्रॉपर। याद रहेगा, अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोगों से। चलिए गेम खेलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आइए खेलते हैं हम लोग। गुड्स को नगद बेचा, कैश सेल्स ऑफ गुड्स वेयर। कैश सेल्स ऑफ बुक को कहां दिखाएंगे, सॉरी कैश सेल्स ऑफ गुड्स को कहां दिखाएंगे, कैश बुक में। अच्छा, अगर हमने गुड्स उधार बेचा, गुड्स बेचा उधार, कौन सा बुक? ऑब्वियसली गुड्स बेचा है भाई, बेचा है, बेचना मतलब सेल करना, तो परचेज बुक में तो नहीं आ सकता कम से कम। अरे बेचेंगे तो सेल में ही आएगा यार। तो कैश, अगर हमने गुड्स को कैश सेल किया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कौन सा बुक? कैश बुक। क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन आ गया ना, तो इट विल बी शोन इन कैश बुक। बट हमने गुड्स अगर उधार बेचा, गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट, तो कौन सा बुक? इसका मतलब सेल्स बुक सिर्फ उधार सेल को दिखाता है क्या? सेल्स बुक शोज ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो परचेज बुक सिर्फ उधार परचेज मतलब क्रेडिट परचेज को दिखाता है, और सेल्स बुक ओनली क्रेडिट सेल को दिखाता है। अब थोड़ा सा सोच समझ कर बताना। फर्नीचर उधार बेच दिया, हमने किसी एसेट्स को उधार बेच दिया, कौन सा बुक? कहां? जर्नल प्रॉपर। समझ में आ रही है बात? एनी प्रॉब्लम यू हैव? चलिए एक ट्रांजेक्शन और देते हैं। सैलरी बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो उससे भी पहले सैलरी पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, एक एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, कैश अकाउंट। सैलरी पे कर दिया, कौन सा बुक? बोलो बोलो, सीबी, दैट इज कैश बुक। सैलरी पे कर दिया तो कैश बुक, लेकिन सैलरी बकाया रह गया। सैलरी बकाया रहने की एंट्री क्या होती है मालूम है ना आपको? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी अगर बकाया है तो कौन सा बुक? सैलरी बकाया रह गया तो पहले चेक करो यार, एक तरफ से चेक करो, क्या ये कैश बुक में आएगा? सैलरी बकाया रह गया तो कैश बुक में आएगा? कभी नहीं ना, क्योंकि बकाया रह गया। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा ना। चलो, तो क्या ये परचेज बुक में आएगा? नहीं। परचेज रिटर्न बुक में आएगा? नहीं। सेल्स बुक में आएगा? नेवर। सेल्स रिटर्न में भी नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कहां पर आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। डिसाइड करना आ रहा है? कोई शक? चलो अगला देख बताना। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन सा बुक? वेरी गुड, आप लोग विश्व के सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं और मेरे ख्याल से सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो कैश बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन सा बुक? बोलो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कौन सा बुक? कैश बुक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक। कोई शक? एनी प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि कैश आ गया ना यहां पर, इसलिए कैश बुक। अच्छा एक बात बताइए, हमें बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जानते हो क्या होता है? जब हम गुड्स किसी को बेचते हैं क्रेडिट पर, तो हम उसे कहते हैं भैया लिख के दो, ओवरऑल अभी समझो, लिख के दो कि तुम पेमेंट किसे करोगे। तो एक कागज के टुकड़े पे हमने लिखा और उससे सिग्नेचर करवा के रख लिया, उसी को बिल कहते हैं। तो जब हमें बिल मिला तो इसे क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। और जब हम किसी को बिल देंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। तो हमें मोहन से बिल मिला, कौन सा बुक? कौन सा बुक में भेजोगे? बिल्स रिसीवेबल। हमने सोहन को बिल दिया, बिल्स पेबल बुक। अच्छा, गुड्स जो हम खरीद के लाए थे, उधार, उधार खरीद के लाए थे ना, तो इसको कौन से बुक में दिखाए थे हम? बोलो बोलो, परचेस बुक में। जो गुड्स हम उधार खरीद के लेकर आए थे, हमने उसको परचेस बुक में दिखाया था क्या? यस। तो अब अगर वो गुड्स जो उधार खरीद के लाए थे हमने रिटर्न कर दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को कौन से बुक में दिखाएंगे? परचेज रिटर्न बुक में। उसी तरह से सेल्स रिटर्न को कौन से बुक में दिखाएंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम यू हैव? तुम लोग अब डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा जल्दी से मुझे बताना। तैयार है आप? चलो, रेंट पेड कर दिया, जल्दी बताओ। रेंट पेड, कैश बुक। रेंट आउटस्टैंडिंग, जर्नल प्रॉपर, जर्नल
अगर जर्नल किसी को न बोलना आता हो, अक्सर कॉमर्स के स्टूडेंट को जर्नल को गलत बोलते हुए पाया गया है। कुछ बोलते हैं जर्नल, कुछ बोलते हैं जॉर्नल, कुछ जनरल, अलग अलग टाइप से बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका सिखा देता हूं। पेड़ का जड़, पानी का नल, और सीधा सीधा बोलो जर्नल। याद रहेगा? हाँ, जर्नल। क्लियर है ना? तो अब समझिएगा, तो वही है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, इट कैन बी सेड जनरल जर्नल ऑल्सो। जर्नल प्रॉपर का एक और नाम क्या मालूम है? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल। तो जल्दी बताइए, रेंट पे कर दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग, जनरल प्रॉपर, श्योर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, हाँ, गुड सोल्ड टू मोहन, सेल्स बुक, क्योंकि उधार बेचाना, यस है नो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, पक्का? अच्छा, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हाँ, कैश बुक। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर। याद रहेगा? बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, बिल्स पेड टू मोहन, ओके। गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न बुक। एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक की बातें में मैं सारांश बताता हूं, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन इतना अगर आपने कंफर्म कर लिया, काफी स्ट्रांग बेस बन जाएगा आपका। तो मैं बता रहा हूं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉर्मल वे में जर्नल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन्स को एक तरफ से रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जर्नल्स करने के लिए या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें नॉर्मली 8 बुक्स रखने होते हैं। कितने बुक्स रखने होते हैं? इसको कई बार 6 भी कहा जाता है, 5 भी, लेकिन आप समझिए कितने बुक्स रखने होते हैं? 8 बुक्स रखने होते हैं। और 8 बुक काफी हो जाता है। एक बुक होता है कौन? कैश बुक, जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। दूसरा होता है परचेज बुक, जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज को लिखा जाता है। तीसरा होता है परचेज रिटर्न बुक, वही क्रेडिट परचेज जो करके लाए थे ना, उस गुड्स को जब रिटर्न करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। फिर सेल्स बुक, उधार सेल को लिखा जाता है। सेल्स रिटर्न बुक में उसी उधार सेल के रिटर्न को लिखा जाता है। जब हम किसी से बिल लेते हैं तो बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखा जाता है, और जब हम किसी को बिल देते हैं तो बिल्स पेबल बुक में लिखा जाता है। और हर वो ट्रांजेक्शन जिसके लिए कोई एक बुक नहीं मिलेगा, तो हम सारे बाकी बचे हुए ट्रांजेक्शन को कहां दिखाते हैं? जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं। अब मैंने आपसे अगली बात में थोड़ी सी कर दो। आपने देखा अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो ओनली कैश बुक, बाकी सभी के लिए रेस्ट 7 बुक्स, यही ना? तो ये बुक सबसे ज्यादा यूज में होने वाला आने वाला बुक है। कौन सा बुक सबसे ज्यादा रनिंग पोजीशन में? कौन सा बुक रहता होगा बताओ? कैश बुक। और कैश बुक किसके पास रहता है? कैशियर के पास रहता है। कैशियर, कैश बुक किसके पास रहता है? कैश बुक में एंट्री कौन करेगा? कैशियर करेगा नॉर्मली, है ना? तो आप समझिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला बुक कौन सा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको मेन बुक भी कहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, क्यों कहते हैं, उसके पीछे और भी रीजन है। उसके पीछे और भी रीजन है। एक बात मैंने अभी बताया था, कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही है, बट परचेस बुक और परचेस अकाउंट एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। हम इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को हम लेक्चर नंबर 2 में डील करेंगे, ठीक है ना? फिर एक लेक्चर में आपको इसके लिए दूंगा कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इस पे 3 लेक्चर एटलीस्ट रिकॉर्डेड 1 by 1 होगा, 1 2 3 सीरीज को आप जाके चेक करेंगे तो आपको इजीली फिर कैश बुक इस हद तक समझ में आएगा कि आप बहुत इजीली किसी भी ऐसे बच्चे को जिसने अभी अभी कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट करी है, उसने अभी कॉमर्स की दुनिया को बिल्कुल भी नहीं जाना है ना, एक बार इसको सुनने के बाद इस सीरीज को बच्चे किसी को भी समझा सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, ठीक है ना? तो कैश बुक के बाद 7 और बुक्स हैं, सारे कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में, रेस्ट बचे हुए कौन से बुक में? कौन से? रेस्ट 7 बुक्स में 7 बुक्स इसके अलावा है, तो टोटल 8 बुक्स वी हैव। ऑल कैश ट्रांजेक्शन will be shown in cash book
and rest credit transactions or non-cash transaction will be shown in different 7 books as per the situation के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट बुक्स में हम ट्रांजेक्शन्स को शो करेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आप देखोगे सब्सिडरी बुक लेक्चर 2, तो आपको इजीली आगे की बात समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।